नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटी क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज WCS का तीसरा क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास करा चुके हैं। आपने अगर इससे पहले वाला दोनों क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिए, वहां पे पड़ा हुआ है। ठीक है, गौरव आईटी क्लासेस नाम से चैनल है, वहाँ पर आप लोग जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और वहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर ड्राइंग का पूरा पढ़ाया हुआ कंप्लीट वहाँ पे मिल जाएगा आपको वीडियो, और वहाँ से आप लोग ड्राइंग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं तो उसको भी देख लीजिए। और आप लोग अगर इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, या फिर गौरव आईटी क्लासेस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन करके आप लोग PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो 34 नंबर से होने वाला है। देखते हैं आगे कहाँ तक होता है। तो हमारा ये क्वेश्चन 34 नंबर में है, इनमें से अधातु कौन सी है? इनमें से अधातु जो है वो कौन सा है अधातु? तो ऑप्शन ए में है पारा, ऑप्शन बी में ग्रेफाइट, ऑप्शन सी पीतल और ऑप्शन डी लोहा। तो आप लोग को बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु है, जो कि अधातु और धातु को पहचानने का कुछ तरीका है, जैसे कि उसका कुछ गुण। धातु जो है वो धातु आघात वर्धनीय होता है, यानी कि उसको पीटने पे वो चादर की तरह फैल जाता है। उसके बाद धातु जो है वो तन्य होता है, यानी कि उसको खींचने पे वो तार के भांति लंबा हो जाता है, और वो विद्युत का सुचालक होता है धातु। लेकिन इसमें एक गुण ग्रेफाइट में भी होता है धातु वाला, यानी कि वो विद्युत सुचालकता, यानी कि ग्रेफाइट भी विद्युत सुचालक होता है, जो कि ये एक अपवाद है। ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी जो जितना भी अधातु है वो सब विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, लेकिन ये अधातु है। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, लेकिन यही अधातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? यहाँ पे किस लिखने में गलत है, यहाँ पे किस के बदले में कस दे दिया गया है। ठीक है, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन डी में दिया गया है लौह धातु, यानी कि लौह धातु में मुख्य रूप से लोहा पाया जाता है, जबकि पीतल, ब्रॉन्ज, जिंक ये सब जो है अलौह धातु है, यानी इसमें लोहा का जो परसेंटेज होता है वो 0% होता है। पीतल, ब्रॉन्ज और जिंक में इसमें लोहा नहीं होता है, और लौह धातु में मुख्य रूप से लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो लौह धातु में आ जाता है पिग आयरन, जिसे कच्चा लोहा कहते हैं, कास्ट आयरन जिसे ढलवा लोहा कहते हैं, रॉट आयरन, उसके बाद स्टील, ये सब आ जाता है आपका लौह धातु में। जबकि अलौह धातु में आपका आता है एल्यूमिनियम, जिंक, ब्रॉन्ज, पीतल, जितना भी ये सब जिंक और दिया गया है ये सब अलौह धातु है, और लौह धातु में मुख्य रूप से लोहा पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है? यानी उसमें कह रहा है जिसमें लोहा था तो वो लौह धातु, जिसमें लोहा नहीं है वो अलौह धातु। ये तो सिंपल है, तो इसका हो जाएगा अलौह धातु, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें मुख्य रूप से लोहा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 37 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है? यानी कि इसमें से कौन सा गुणधर्म है जो धातु का यांत्रिक गुण है, जैसे गलनीयता, तन्यता, संक्षारण, संरचना। तो इस समय जो है तन्यता जो है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये धातु का यांत्रिक गुणधर्म यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है धातु का तन्यता। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भंगुर धातु कौन सी है? भंगुर यानी कि चोट लगने पर टूट जाने वाला। तो भंगुर धातु में ये जो कास्ट आयरन होता है ये भंगुर होता है, यानी कि कास्ट आयरन पे कितना भी दबाव डाल दीजिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि ये भार को सहन कर सकता है, लेकिन झटका लगते हैं ये टूट जाता है। तो भंगुर धातु में सबसे भंगुर होता है कास्ट आयरन, ये झटका लगते हैं ये टूट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कास्ट आयरन, और ये इसका राइट आंसर है, ये भंगुर धातु होता है। ठीक है, उसके बाद स्टील, तो स्टील को अगर झटका भी लगेगा तो ये सहन कर सकता है। ठीक है, जिस तरह से कि आप लोग स्प्रिंग देखे होंगे तो उसको कितना झटका दीजिए वो टूटबे नहीं करेगा, जबकि कास्ट आयरन जो होता है वो आप लोग देखे होंगे कि किसी भी मशीन का फाउंडेशन जो बनाया जाता है, यानी कि नीचे में जिस पे पूरा मशीन का भार होता है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है, उस पर अगर हथौड़ा मारिएगा तो वो टूट जाएगा, जबकि स्टील यानी इस्पात जो होता है उस पर हथौड़ा मारने पर वो टूटता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या है। आगे ऑप्शन है नरम इस्पात यानी माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील भी उतना जल्दी नहीं टूटेगा। उसके बाद मिश्र धातु, मिश्र धातु मिला दिया गया है तो वो तो टूटेगा नहीं, अलग अलग प्रकार से भी ये बनाया जा सकता है धातु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है
धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार वरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है? यानी कि वह कौन सा गुण है जिसके कारण वो जो काटता है तो वो मजबूत बनाता है। यानी कि कोई जो औजार बनाते हैं तो उसको मजबूत कौन बनाता है? ठीक है, यही कह रहा है कि इसमें मजबूत कौन बनाता है यानी किसी औजार को। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो है तन्यता, ऑप्शन बी है आघातवर्धनीयता, ऑप्शन सी है कठोरता और ऑप्शन डी में है चिमड़पन। ठीक है, तो तन्यता जो है इसको तो खींचने पे ये फैलता है, तो ये तो इसका राइट आंसर नहीं होगा, यानी कि ये मजबूत तो नहीं बनाएगा। आघातवर्धनीयता यानी कि इसे पीटने पर वो चादर की तरह फैलता है, ये भी नहीं होगा। कठोरता, ये कठोरता ही एक ऐसा धातु है, ऐसा यानी कि गुण है जिसके कारण से वो मजबूत है। यानी जिस तरह कहते हैं कि ये बहुत हार्ड है, ये कट नहीं रहा है, यानी कि ये बहुत हार्ड है, इसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं। यानी कि वही हार्डनेस यानी कठोरता जो है वो धातु को यानी कि दूसरे की अपेक्षा मजबूत बनाता है। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 40 नंबर में, धातु का कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के अस्थायी वरूपण के गठन में सक्षम होते हैं? इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा ठीक से कि धातु का वो कौन सा गुण है जो बिना फ्रैक्चर के अस्थायी वरूपण में के गठन में समक्ष होते हैं। यानी कि जिस तरह से इसे गठित कर दीजिएगा वो उसी प्रकार रह जाएगा। तो ऑप्शन जो ए में है वो है प्रत्यास्था, यानी कि इलास्टिसिटी। इसको यानी कि रबड़, जिस तरह रबड़ को आप खींच करके छोड़ दीजिएगा तो फिर अपनी अवस्था में आ जाता है, तो ये तो इसका राइट आंसर नहीं हुआ। उसके बाद आता है प्लास्टिसिटी यानी कि सुघट्यता। तो ये ऐसा गुण है जिसको आप अगर दबाइएगा तो उसको दबाने के बाद अगर भार हटा भी लें तो वो उसी अवस्था में बना रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिसिटी यानी सुघट्यता, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि जिस अवस्था में इसे छोड़िएगा वो उसी अवस्था में रह जाएगा, यानी कि जिस तरह से इसका गठन कर दीजिए वो उसी अवस्था में रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 41 नंबर पे 41 नंबर में कह रहा है, धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर वरूपत तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्व अवस्था में आने की क्षमता रखता है? यानी कि बल अगर लगाइएगा तो वो दूसरा अवस्था में, छोड़िएगा तो फिर अपनी अवस्था में आ जाता है। तो वो होता है हमारा प्लास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्यास्थता। जिस तरह से प्लास्टिक को, स्प्रिंग को अगर एक बार बल लगा दीजिए तो दूसरा अवस्था में आ जाएगा, छोड़ दीजिए फिर अपनी अवस्था में पहुंच जाएगा दौड़ के। अगला है, इनमें से धातु की कौन सा गुण जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है? यानी कि पिघल जाना, ये कौन सा गुण है? तो इसका ऑप्शन ए में है चालकता। चालकता से कोई धातु पिघलेगा थोड़ी। ऑप्शन बी आघातवर्धनीयता, गलनीयता और दृढ़ता। तो इसका गलनीयता यानी कि फ्यूजिबिलिटी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि धातु को गर्म करने पर पिघल जाता है, वो इसका गलनीयता का गुण होता है। ठीक है, अगला चलते हैं। 43 नंबर है, इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग, यहाँ पे किस के बदले में कस लिख दिया गया है तो यहाँ पे मिस्टेक है इसमें छपने में। ठीक है, निम्न में से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है? ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि फिलामेंट जो टंगस्टन का बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टंगस्टन। यानी टंगस्टन इसलिए विद्युत बल्ब में लगाया जाता है, अब तो एलईडी आ गया है, इसमें तो फिलामेंट का कोई ज़रूरत है ही नहीं। पहले जो वो 10 रुपया वाला आता था शीशा वाला, अब भी आता है, तो उसका जो टंगस्टन यानी कि वो जो स्प्रिंग होता है पतला वाला, सबसे पतला स्प्रिंग जो टूटने के बाद फ्यूज हो जाता है, वो बना होता है टंगस्टन का। और वो इसलिए टंगस्टन का बनाया जाता है ताकि वो अधिक से अधिक गर्मी को सहन कर सके, यानी वो पिघले नहीं। दूसरा धातु अगर लगा देंगे तो 1 सेकेंड में वो जल जाएगा, जबकि टंगस्टन एक ऐसा धातु है जो लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस तक को वो सहन कर सकता है। यानी कितनों गर्म कीजिएगा, बॉल को जलाइएगा तो वो 3400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा ही नहीं जो टूटेगा। ठीक है, नहीं अगर उसको दिन रात चलने दीजिए 4-5 दिन तक तो वो टूट जाएगा। तो इसीलिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में, क्योंकि ये अधिक से अधिक इसका गलनांक होता है, ये लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस तक, और इसका अगर एक्यूरेट करें तो वो 3380 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वैसे इसको लगभग में 3400 मानिए, 3400 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है, इसलिए टंगस्टन का यूज करते हैं हम कहाँ पे, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती है? यानी पीतल जो है वो एक धातु नहीं है, वो मिश्र धातु है, यानी कि कुछ कुछ धातुओं को मिला करके उसे बनाया गया है। तो पीतल में कौन कौन सब धातु मिल करके बनाया गया है? तो ऑप्शन ए में है तांबा और एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी में है तांबा और सीसा, ऑप्शन सी में है तांबा और जस्ता, और ऑप्शन डी में है तांबा और
टिन। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो एक सेकेंड, तो इसका एक छोटा सा कह सकते हैं कि वो छोटा सा एक ट्रिक होता है, यानी कि पीतल का किस किस चीज़ का मिलावट में बना होता है पीतल, तो उसको याद करने का, तो उसको याद कर सकते हैं आप लोग पिताजी से। यानी कि इसको हटा देते हैं पहले, पिताजी, पिताजी से आप लोग याद कर सकते हैं इसको। किस तरह से, तो पीतल है, तो पीतल से पौधर्घी कहाँ से हो गया, पी, यानी कि पीतल। अब इसमें मिला क्या है, ता से तांबा और जी से जिंक यानी जस्ता। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि पीतल बना होता है तांबा और जिंक के मिलाने से। तो देखिए किसमें है, तांबा और जिंक। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तांबा, यहाँ पे तांबा और जस्ता। तो पीतल बना होता है तांबा और जस्ता से मिलकर के। इसे याद कर लीजिए, पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक यानी कि जस्ता। ठीक है, इसको याद कर लीजिए बढ़िया से। एक ट्रिक है, हम भूल गए थे इसको कहते क्या है, ट्रिक को ट्रिक भूल गए थे, यानी ये शब्द भूल गए थे कि इसको ट्रिक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे 45 नंबर है, इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता। यानी कि कौन सा ढलवा लोहा है जिस पर वेल्डिंग किया ही नहीं जा सकता, यानी वेल्डिंग उस पर नहीं कर सकते हैं। है तो सब ढलवा लोहा का ही प्रकार। तो ऑप्शन ए में है ग्रे कास्ट आयरन, जिसे कहते हैं धूसर ढलवा लोहा। ऑप्शन बी व्हाइट कास्ट आयरन यानी सफ़ेद ढलवा लोहा। ऑप्शन सी में है मेलिएबल कास्ट आयरन, यानी यहाँ पिटवा होता, पिटवा ढलवा लोहा। और ऑप्शन डी में है गांठदार ढलवा लोहा, यानी कि नोडलर कास्ट आयरन। तो आपको बता दें कि सफ़ेद ढलवा लोहा, जिसे वाइट कास्ट आयरन कहते हैं, ये एक ऐसा ढलवा लोहा है, ये बहुत ही मजबूत होता है। यानी कि इस देखिए, वेल्डिंग करने के लिए पिघलना जरूरी है। यानी कि वेल्डिंग का जो वो छड़ होता है, उसको सटाने के बाद वो धातु पिघलने लगता है, क्योंकि वो गर्मी इसे प्रदान करता है, तो पिघलने लगता है और पिघलने से वो आपस में जुड़ जाता है। लेकिन सफ़ेद ढलवा लोहा बहुत ही हार्ड होता है और वो पिघलता ही नहीं है। तो इसमें अगर पिघलेगा नहीं तो उस पर तो हम कर ही नहीं सकते हैं वेल्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद ढलवा लोहा, जिसे कहते हैं वाइट कास्ट आयरन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, इनमें किस धातु को फोर्ज्ड यानी कि जाली नहीं किया जा सकता, यानी कि फोर्जिंग नहीं किया जा सकता है किस धातु पर। इसका ऑप्शन देखते हैं कहाँ है क्या। ऑप्शन ए में है एलॉय स्टील, यानी कि मिश्र धातु। ऑप्शन बी है माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील को हल्के स्टील के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है इस्पात, और अंतिम में है कास्ट आयरन। यानी कि कास्ट आयरन एक ऐसा धातु है जिस पर चोट करने से यह टूट जाता है। तो चोट करने से अगर टूट जाएगा तो उस पर तो फोर्जिंग कर ही नहीं सकते, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कास्ट आयरन। यानी कास्ट आयरन पर फोर्जिंग नहीं कर सकते, ये टूट टूट कर बिखर जाएगा। इस पर फोर्जिंग किस तरह से कीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला है मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है धूसर ढलवा लोहा, ऑप्शन बी सफ़ेद ढलवा लोहा, ऑप्शन सी पिटवा ढलवा लोहा, और ऑप्शन डी है रॉट आयरन, यानी कि इसे सिर्फ लोहा दिया गया। ठीक है, तो 47 नंबर का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, नहीं तो हम तो इसको बता ही देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूसर ढलवा लोहा, जिसे कहते हैं ग्रे कास्ट आयरन। यानी कि ग्रे कास्ट आयरन हम बताए थे ना कि किसी धातु का जो फाउंडेशन होता है, यानी किसी भी मशीन का बनाने के लिए जो फाउंडेशन होता है, यानी कि नीचे वाला भाग होता है, तो ढलवा लोहा जो है धूसर ढलवा लोहा, यानी कि ढलवा लोहा इसे ही कह सकते हैं। तो उस पर यानी कि कितना भी भार दीजिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन झटका लगते ही वो टूट जाएगा। इसलिए कह रहा है मशीनरी के भाग की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। धूसर ढलवा लोहा का प्रयोग करते हैं व्यापक रूप से, यानी अधिकतम रूप से, ताकि वो अधिक से अधिक भार को सहन कर सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रे कास्ट आयरन, यानी कि धूसर ढलवा लोहा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। 48 नंबर में है, लगता है टाइम ढेरी अधिक हो गया है। ठीक है, 48 नंबर में लौह अयस्क से पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है। यानी लौह अयस्क से, यानी कि कोई भी धातु आपको पूरा तरह से साफ सुथरा में मिलेगा ही नहीं, वो आपको अयस्क के रूप में मिलेगा, यानी कि उसमें बहुत सारा अशुद्धि कचरा मिला हुआ रहेगा। उसको आपको अलग अलग तरीका से उसको रिफाइन किया जाता है, यानी कि उससे कचरा हटाया जाता है। तो इसमें कह रहा है पिग आयरन के लिए किस भट्ठी का उपयोग करते हैं, कचरा हटाने के लिए। ठीक है, तो पिग आयरन का जो हम कचरा हटाएंगे तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं ब्लास्ट फर्नेस, यानी है कहीं पे, हाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में है ब्लास्ट फर्नेस।
यानी ब्लास्ट फर्नेस में हम अयस्क को डाल के कच्चा लोहा को अलग कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ इसमें दिया गया, जैसे कास्ट आयरन हुआ, पिटवा लोहा हुआ, स्टील हुआ, इसके अलग करने के लिए कौन सा विधि है। तो देखिए, इसको तो याद ही करना पड़ेगा कि पिग आयरन यानी कच्चा लोहा को हटाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस का यूज किया जाता है। और इसके बाद है कास्ट आयरन, यानी कि ढलवा लोहा जो है कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन को रिफाइन करने के लिए यानी शुद्ध करने के लिए क्यूपोला भट्ठी का यूज किया जाता है। यानी कहीं पे कपोला लिखा हुआ रहेगा, कहीं पे क्यूपोला लिखा रहेगा, इंग्लिश में क्यूपोला लिखा हुआ रहता है। तो इसको याद कर सकते हैं, कास्ट आयरन सी से शुरू होता है और क्यूपोला भी सी से शुरू होता है। तो कास्ट आयरन को जो रिफाइन करेगा तो उसके लिए क्यूपोला भट्ठी का यूज करता है। उसके बाद आता है पिटवा लोहा, ठीक है। पिटवा लोहा में पौ से शुरू होता है, इसको हम रिफाइन करते हैं किसमें, पुडलिंग भट्ठी में, यानी कि पुडलिंग फर्नेस में। तो पिटवा लोहा पौ से, पुडलिंग भट्ठी पौ से, इसको भी याद कर लीजिए। उसके बाद आता है स्टील, यानी कि स्टील को रिफाइन करने के लिए प्रयोग किसका करेंगे, तो इसको प्रयोग किया जाता है यानी कि इलेक्ट्रिक भट्ठी का यूज किया जाता है, इसको अयस्क से अलग हटाने के लिए। इसमें तो एस है और ई है, तो देखिएगा आप लोग कि गांव घर में स्टील को स्टील कहा जाता है, स्टील। तो स्टील से आप लोग ई याद कर सकते हैं, क्योंकि होता है तो एस से है स्टील, लेकिन आप लोग इसे ई से भी याद कर सकते हैं, यानी स्टील यानी ई और इलेक्ट्रिक भट्ठी ई, इससे याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है, यानी कि ढलवा लोहा कास्ट आयरन, यही है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन सी से कास्ट आयरन, सी से क्यूपोला भट्ठी। तो इसका राइट आंसर तो दिख रहा होगा आप लोग को, कास्ट आयरन यानी क्यूपोला भट्टी में। और यहाँ देखिए इंग्लिश में क्यूपोला, जबकि हिंदी में कपोला लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्यूपोला भट्ठी, ठीक है। अगला क्या है, अगला है निम्न कार्बन स्टील का दूसरा, देखते हैं क्या दूसरा नाम क्या है, यानी निम्न कार्बन स्टील को दूसरा नाम और क्या दे सकते हैं। तो निम्न कार्बन स्टील को क्या वहाँ पे दिया गया था ना, हल्का स्टील, तो निम्न कार्बन स्टील को हल्का स्टील भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में विराजमान है, यानी हल्का स्टील। निम्न कार्बन स्टील को हल्का स्टील या फिर मृदु इस्पात भी कह सकते हैं, ठीक है। जबकि हाई कार्बन स्टील जो ऑप्शन नंबर सी में है, इसको कहते हैं टूल स्टील, यानी कि हल्के स्टील को, कम कार्बन वाले स्टील को हल्का स्टील और अधिक कार्बन वाले स्टील को टूल स्टील, ठीक है। इन दोनों को याद कर लीजिए। और आज 50 तक हो गया, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा गौरव ITI क्लासेज पे। और PDF के लिए तो बता ही दिया गया, टेलीग्राम लिंक है गौरव ITI क्लासेज से, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से आकर के जुड़ जाइए, ठीक है। तो इसी के साथ आज क्लास समाप्त करते हैं। फिर आप लोग के लिए जल्दी ही नया वीडियो लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।